जिस दिन फिनाले था मैं उस दिन अपनी टीम को फ़ोन कर रहा था, मैंने कहा मैं अंदर जाऊं और जब बाहर निकलूं तो गौरव खन्ना के हाथ में ट्रॉफी होगी तो मुझे खुशी होगी। ये सफर इतना आसान था क्या कि अचानक से किसी ने फोन किया और कहा जी आप बिग बॉस आ जाइए? सच बताऊं तो बिग बॉस के लिए जो फ़ोन आया वो तो इतना आसान था, लेकिन जिन चीज़ों के बाद बिग बॉस का फ़ोन आया है वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कैमरा तो लिया, लेकिन कैमरे के बाद मैं उस कैमरे से करूं क्या, जिसकी फ़ोटो खींचूं वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऐसे कोई फोटोग्राफर को पैसे नहीं देते थे। तो घर वालों को ये लगता था कि तू ये कर भी रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा, क्योंकि आपको उससे अर्निंग नहीं जा रहा है, फोटो खींच के आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है बिग बॉस में कहीं आपके जज्बाती होने का फायदा उठाया गया? नहीं नहीं भाई, क्या है फायदा तो क्या उठाएगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी अब तक अपने गांव में ही रहा हूँ हमेशा। मुझे ये ना ये थॉट नहीं पता था कि इतनी चतुर दुनिया भी है। या तो इन मामलों में मेरे एक्सपीरियंस वाकई में थोड़ी कमी है ना, कहीं जो 44 साल के हैं भाई, कोई 62 ईयर्स की लेडी है उस घर में, उनसे तो कमी है ना मेरे एक्सपीरियंस। 44 साल और 62 हाँ, ईयर्स, नाम तो बताओ यार। तो मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि आप सब मुझसे एक्सपीरियंस में बड़े हो और मैं जितना आपसे सीख सकूँ सीखूंगा। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन वहाँ उस चीज़ को कमजोरी में ले लेते हैं, वहाँ इस चीज़ को इसमें ले लेते हैं कि तू ये कोई गेम नहीं खेल रहा। आपको कौन लगा बहुत बड़ा फर्जी जब बिग बॉस की मैं बात करता हूँ? महिला मित्र थी मेरी ऐसी उसमें अंदर है। मित्र भी क्या ही कहूँ, मतलब साथ में थे हम। जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और अचानक से आपका इविक्शन हो, भी समझ में नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी तमाम लाखों करोड़ों में लोग हैं यार आपको मोहब्बत करने वाले। एक चीज़ के तौर पे देखा जाए तो वाकई में अनफेयर इसलिए है क्योंकि मेरी ही जब एंट्री करवाई जा रही है तो जनता से पूछा गया है, तो मतलब एक तरीके से तो मैं जनता के द्वारा भेजा हुआ लड़का हूँ। सही बात। फिर जब मुझे बाहर भेजा जा रहा है तो उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई, मैं आपका छोटा भाई मृदुल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। बिग बॉस की कामयाबी पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन बिग बॉस में एक ऐसी शख्सियत रही है जिसने पूरे सीजन अपनी मौजूदगी से जितने भी दर्शक रहे पूरी दुनिया में उन्हें एहसास दिलाया है कि सच के साथ खड़े रहना, भले से आप जीते या हारे, वो है मृदुल तिवारी जी। मृदुल, इतनी आसान तो नहीं रही होगी जिंदगी जितनी आसानी से लोगों ने देख लिया। आज इतना प्यार, इतना बेशुमार प्यार पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान के हर कोने से आपको मिल रहा है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये सफर इतना आसान था क्या कि अचानक से किसी ने फोन किया और कहा जी आप बिग बॉस आ जाइए? सच बताऊं तो बिग बॉस के लिए जो फ़ोन आया वो तो इतना आसान था, लेकिन जिन चीज़ों के बाद बिग बॉस का फ़ोन आया है वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि मैं पिछले 7 से 8 सालों से काम कर रहा हूँ। 2 साल तो ऐसे थे जिसमें यूट्यूब भी नहीं था और ट्राई कर रहे थे, मतलब बिल्कुल खोए हुए कि जिसके लिए पूरा समुंदर जैसा स्कोप पड़ा हुआ है कि कहीं भी फ्लो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ना नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था लगातार कि अब मैं कौन सा काम करूं जो अच्छा रहेगा, कौन सा काम लॉन्ग रन के लिए अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा सब सोच रहे थे, जैसे हर बच्चा सोचता है ना, ऐसे मैं भी सोच रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने फ़ोन का थोड़ा सा काम करना शुरू करा। फिर उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे शौक़ चढ़ा, मैंने कैमरा ले लिया, वो किया, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कैमरा तो लिया, लेकिन कैमरे के बाद मैं उस कैमरे से करूं क्या, जिसकी फ़ोटो खींचूं वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऐसे कोई फोटोग्राफर को पैसे नहीं देते थे पहले। तो मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने लगा। मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए लोगों के, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई अर्निंग नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो घर वालों को ये लगता था कि तू ये कर भी रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा, क्योंकि आपको उससे अर्निंग नहीं जा रहा है, फोटो खींच के आ रहा है, पैसे तो ला नहीं जा रहा, पैसे तो कहीं से है नहीं। और आज के जीवन में कुछ भी अगर हो रहा है तो सब कुछ हो तो पैसे से ही रहा है ना। तो मैं भलाई के तौर पे करता रहा, फिर सीखने के तौर पे करता रहा। मैंने बड़े बड़े फोटोग्राफर के साथ, आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं अभी इस शूट से पहले कुछ अपना फ़ोटो शूट करवा के ही फ्री हुआ हूँ, तो मुझे आज एक चीज़ और थोड़ी सी क्लिक हुई मेरे दिमाग में कि मैं पहले बहुत जो एकदम दिग्गज फोटोग्राफर थे अपनी पूरी इंडस्ट्री के, तो मैं उनको मैसेज करता रहता था कि भाई मुझे काम सिखा दो, मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। जैसे कि उनका नाम मैंने पहले ही बोला है, डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर हमारे नोएडा से ही है, अमित खन्ना भाई। तो मैं इन सब को फॉलो करता था और उनको मैंने 50 मैसेज कर रखे थे कि भाई मुझे काम सिखा दो, भाई मुझे काम सिखा दो। मेरे पास एक ही होप बची हुई है, मुझे काम सीखना है, वरना मैं क्या ही करूँगा, मेरी पढ़ाई अभी, मेरा कॉलेज मैंने छोड़ दिया है। तो ऐसी सब चीज़ चलती थी, पर वहाँ से भी मुझे कभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर उसमें उनकी गलती नहीं है, मैं गलती नहीं बताता, लेकिन जब वो क्लिक करके डालते थे ना कोई फ़ोटो, तो मैं उससे सीखता था कि ये क्या क्लिक कर रहे हैं, ऐसा कैसे रिजल्ट आता है। तो उनके लिए ना फिर ऐसे बहुत सारे ब्रांड की बड़ी बड़ी जो लाइटें होती हैं, लाइटिंग सेटअप, स्टूडियो सेटअप, ये होते थे। अब मेरे पास तो वो भी नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरे पास तो बस मैंने पैसे जोड़ के एक 20-22 हज़ार रुपये का कैमरा ले लिया था, कैनन 1300D, वो लिया था मैंने सबसे पहला कैमरा। तो अब मैं उससे काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना कहीं पैसे हैं, ना कोई ढंग से फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा हूँ। कभी कभी कहीं जाता भी हूँ करने के लिए
तो वो काम करवा लेते हैं, वहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने फिर क्या किया कि एक जैसे मेकअप वाली कुछ नहीं होते मेकअप स्टूडियो, वहाँ पे वो मेकअप आर्टिस्ट कुछ लड़कियों को रेडी करते थे और फिर मुझसे कहते थे कि इनकी फ़ोटो क्लिक करनी है, मैं अपने इंस्टा पे डालूंगी और आपको फ़ोटो मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पेज पे क्या पता स्टार्ट में अपना काम दिखाने के लिए, तो मैं उस पर फ़ोटो डालने लगा अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया था द अमृतुल फोटोग्राफी, तो मैं उस पर बहुत सारी पोस्ट डालने लगा, जिससे क्या हो कि और लोग देखें और उन्हें लगे कि इसे इस चीज़ के पैसे मिलते होंगे या फिर ये चार्ज करता है, अच्छा काम करता है, मेरा काम पहुँचे लोगों तक में, तो अमृतुल अच्छा काम करता है तो हम इससे फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और फिर मुझे शायद अर्निंग मेरी होने लगे। पर फिर भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा मैं वेडिंग में चला जाता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। वो करनी शुरू करी तो उसमें क्या होता है कि ना, शादी की जब एल्बम डिलीवर हो जाती है कहीं, तब पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं 3-3 4-4 महीने बाद। और काम की तरह करना होता है कि शाम को जब गुड़चड़ी हो रही होती है, हम तब लड़के घर पे पहुंचते थे और पूरी रात क्लिक करके सुबह जब वो लड़के के घर पहुंच जाती थी, मतलब विदाई होके जब वो घर आ जाते थे, तो हम लड़की का वेलकम करवा के तब मैं फ्री होता था। मतलब पूरी रात का जगा हुआ 18 साल 19 साल का लड़का, तो हम पूरी रात क्लिक कर रहे हैं। उसके लिए भी जैसे अगर बोला गया कि पूरा शूट करने के आपको, मैं कैंडिड करता था, पोर्ट्रेट करता था मैं, तो करीब जैसे 1500 रुपये की बात करी गई, तो स्टार्टिंग में 500 से 1000 रुपये कुछ दे दिया। उसके बाद में बोला कि जब ये फ़ोटो डिलीवर हो जाएंगी तब आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन कभी वो मिलते नहीं थे मुझे तो नहीं मिले। कितने लोगों पे उधार बाकी अब तक? मेरा, मैं सच बताऊं तो बहुत लोगों पे है, और मुझे एक होता कि शायद ज़रूरत पड़ती रहती तो शायद मैं उनको हमेशा बोलता रहता कि भाई आप दे दो, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही भाई कि धीरे धीरे मेरा काम अच्छा चला, मैंने सही चीज़ें करी और हर चीज़ अच्छी होती गई। तो फिर उसके बाद से मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। तो उस चीज़ के बाद से जब आप ऐसे लग रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो, उसके बाद में मैं YouTube वीडियो जब मैंने बनानी शुरू करी, उसमें भी तुरंत के तुरंत कुछ नहीं हो रहा था, 39 वीडियोज़ हो गई थी मेरी। तो उसके बाद में जब मैंने वीडियो डालनी शुरू करी, एक वीडियो वायरल हुई, तो जब वो एक वीडियो चली ना, उसके बाद 41 वीडियो, 42 नंबर की जो वीडियो थी, 3-4 वीडियो में 100 के सब्सक्राइबर हो गए। फिर 8 से 10 वीडियो डाली, उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि वीडियोज़ के जो व्यूज़ थे वो सीधा लॉकडाउन में, और सब लोग फ्री भी थे, कंटेंट सिर्फ हम दे रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि 50-50 मिलियन व्यूज़। तो एकदम से फिर जब वीडियो चलनी शुरू हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने शुरू हुए। तो फिर वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, जो बहुत बड़ी बात होती थी कि आप यूट्यूब पे डायमंड प्ले बटन आपके पास है, तो ये सब होता गया। पर हाँ, उसके बाद क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से चला हूँ अपने लोगों के प्रति भी, और मैंने कभी चीटिंग करने की नहीं सोची किसी के साथ, धोखाधड़ी से कोई काम नहीं करा। हमेशा परमात्मा से हाथ जोड़ के चला हूँ कि मालिक मैं तो कर रहा हूँ, करवाने वाले आप हो, तो कोई गलत चीज़ मत करवाना मुझसे, और हमेशा लोगों को ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहे। ये सब करते करते करीब मुझे 6 साल हो गए थे। फिर मेरे पास बिग बॉस का फ़ोन आया था कि उन लोगों ने मुझसे बोला कि अगर आप आना चाहो। मैं कभी बॉम्बे नहीं आया था, कभी भी, मैं मुंबई कभी नहीं आया आपसे पहले। एक बार बस नेटफ्लिक्स के शूट के लिए आया था, जब उनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद मैं सीधा जब आया हूँ मुंबई, मैं काम के लिए आया हूँ, तो जब मैं सबसे पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा था, तो मैंने, एक नहीं होता कि एक वो गाना आपने सुना होगा कि बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, तो मैं वो ही कहता हुआ आ रहा था। मैंने कि हे मालिक मैं इस माया नगरी में आया तो हूँ, तो आप ऐसा करना कि मैं यहाँ, मुझे काम मिले, ये जगह मुझे भी अपनाई। तो वो हुआ। अभी मैं सीधा जैसे उतरा, फिर मेरी बिग बॉस की मीटिंग हुई, इसके बाद मेरा फाइनल भी हो गया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बिग बॉस से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और वहाँ भी मैं वैसे ही था बिल्कुल, क्योंकि मुझे यही थी कि मैं इतना बड़ा कोई गेमर नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो मुझे था कि यार बिग बॉस रियलिटी गेम है ना, तो रियल में जैसे आपके एक्सप्रेशन या रिएक्शन रहते होंगे, मैं वैसे ही रखने वाला हूँ इसमें भी। कभी ऐसा हुआ कि आप निराश हो गए, जो आपका संघर्ष का दौर था? 18 साल की क्या बहुत कच्ची उम्र होती है। हाँ। और कभी घर पे, पेरेंट्स पे, फैमिली से कोई वो था कि बेटा क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है? कभी इमोशनल हुए हैं आप? निराश तो नहीं हुआ कि मैं फैमिली से निराश हुआ हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी दुखी बहुत हुआ हूँ। 2 बार ही हुआ हूँ, खैर मैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पर 2 बार हुआ हूँ। क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बात चलती थी ना, तो
घर वाले ना बहुत सोचते थे, क्योंकि पढ़ाई में देखो आजकल आपको पता ही है बहुत पैसा लगता है। लेकिन कोई भी आप कोर्स ऐसा करने लगो कि MBBS करनी हो तो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लगे जाएंगे। बीटेक जैसा कोर्स भी आपको करना हो तो साल के 5-6 लाख रुपए चाहिए हो, जो एक आम फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में के लिए बड़ी बात होती है यार। क्योंकि हमारे पापा जी और सबकी फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर 10-10 रुपये जोड़ के अपने खर्चे चलाते हैं, कुछ सेविंग करी होती है। तो वो पैसा एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च करना एक रिस्क भी होता है उनके लिए कि यार नहीं हुआ सक्सेस तो फिर तब ये क्या कर रहा होगा। तो एक प्रेशर ये था कि इतना पैसा नहीं है कि आपके ऊपर खर्च करा जाए और अगर आप रिजल्ट ना दो तब भी हमें कोई दिक्कत ना हो, वो वाला नहीं था। ये था कि अगर हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया तो कुछ तो फिर होना चाहिए, है ना। तो एक वो मेरे ऊपर प्रेशर था कि अगर मैंने ये बीटेक करके या चीज़ें करके नहीं अच्छा कर पाया, या बहुत अच्छे मार्क्स उसमें नंबर नहीं आए, या प्लेसमेंट कहीं बहुत अच्छी नहीं हुई, तो फिर ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि इन लोगों की तो काफ़ी दिनों की ज़िंदगी भर की कमाई है और ये मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तब थोड़ा मैं दुखी हुआ। उसके बाद जब मैं अपना काम करने लगा ना ये फोटोग्राफी का, तो मैं जब सबको मैसेज करता था, सारे लोगों को मैं मैसेज करता था जो भी मुझे फोटोग्राफर अच्छे लगते थे, मैं उनसे कहता था कि मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, पर ट्रेनिंग के तौर पे 3-4 महीने जैसे आपके साथ में 2-3 लोग रहते हैं, मैं उनके ना ब्लॉग्स देखता था कि उनके साथ में 2 लोग उनकी लाइट पकड़ के चल रहे हैं या फिर उनकी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहता था कि मुझे ना सिर्फ ये बना लो, मैं आपसे बस काम सीखना चाहता हूँ, पैसे आपसे नहीं चाहिए, रह मैं खुद लूँगा। तो जब इनके रिप्लाई मुझ पर नहीं आते थे ना इन सब चीज़ों के, गलती उनकी नहीं है, उन्होंने ना देखे, वो बहुत बड़े लोग हैं भाई और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम में। तो लेकिन मुझे ये लगता था कि यार क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों मेरे से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, कैसे बातें नहीं हो रही। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया। वो फिर ऐसा रहा कि मैंने फिर देखा ही नहीं पीछे। बहुत जल्दी अब डब्बू रत्नानी अपना कैलेंडर शूट करने वाले हैं जो हर साल वो करते हैं, जी। क्या आप उस थीम का हिस्सा होना चाहेंगे? मैं सच बताऊं मैंने आज भी, चलो आपको बता देता हूं, मैंने उन 3 लोगों में से आज के दिन ही ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बड़ी एक ये अजीब बात है कि आज ही ये क्यों हुआ। 3 लोगों में से 2 लोगों से, प्रवीण भट्ट सर से आज 6 साल बाद उनका मैसेज मेरे पास आया है कि अरे तुमने जो मीटअप किया क्या भीड़ थी यार। वो उनका एक मैसेज मुझे पड़ा हुआ, मेरी उनसे बात थी, मैंने बोला थैंक यू सर, क्या बात है। और आज जो मेरा अभी आपके पॉडकास्ट से पहले जो मेरा फ़ोटोशूट हुआ है वो अमित खन्ना जी ने ही किया है। तो मैं उनसे कह रहा था कि सर मैंने आपको बहुत मैसेज किए हैं और मैं बेहद खुश हूँ कि मैं आज आपके साथ में काम कर रहा हूँ और आप फोटो क्लिक कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। 2 लोग हो गए, अब डब्बू रत्नानी पेंडिंग। डब्बू रत्नानी सर, देखो क्या है कि आपके सपने आपको कुछ चीज़ें ना वो मज़ा देती है जो आपने सोच रखी हो होने को, आपकी लाइफ में उससे बड़ा कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूँ शायद कोई बहुत अच्छा और भी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल के कोई फोटोग्राफर हो वो कभी क्लिक करे मुझे, मेरे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन क्या है कि ये लोग मेरे लिए बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत सम्मानीय लोग हैं ये। तो जब मैं उनसे मिल रहा हूँ ना और वो मेरे लिए एक मेरी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ है नहीं। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मुझे इमोशनली कनेक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो मैं अगर मुझे डब्बू सर के साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा मैं पक्का मिलूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा कि सर, और भगवान जी का भी करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया। बिल्कुल। आपको लगता है बिग बॉस में कहीं आपके जज्बाती होने का फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि बहुत भावुक हैं आप? नहीं भाई, क्या है फ़ायदा तो क्या उठाएगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी अब तक अपने गांव में ही रहा हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ के सारे लोग मुझे प्यार करते हैं ऐसे ही सब होते होंगे। मुझे ये थॉट नहीं पता था कि इतनी चतुर-चंट दुनिया भी है। या तो इन मामलों में मेरे एक्सपीरियंस वाकई में थोड़ी कमी है ना, कहीं जो 44 साल के हैं भाई, कोई 62 ईयर्स की लेडी हैं उस घर में, उनसे तो कमी है ना मेरे एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता था कि सबसे अच्छी चीज, और माँ बाप ने भी एक ही चीज सिखाई। 44 साल और 62 हाँ, ईयर्स, नाम तो बता यार। ठीक है, तो मैं यही सोचता रहा हमेशा कि अच्छा ही तो रहना होता है सबके साथ में, क्यों गलत करना है। कोई चीज गलत हो रही है सुधार दो, कोई कुछ सुधारने की कह रहा है तो मान लो। मुझे ही थोड़ा बताते हैं गेम के चक्कर में जानबूझ के। मैं कह रहा हूँ अब मुझे एक्सपीरियंस है, अगर गेम की बात है अब मुझे तुम गेम में रखो, देखो फिर तुम मैं क्या बसड़ पैदा करता हूँ। तो मतलब उनसे बड़े गेमर हो जाएंगे। अगर गेमर की बात करी जाए तो थॉट तो सिर्फ एक था कि रियलिटी गेम है या रियल रहना होता है और बड़ों का सम्मान करना होता है। भाई हर बच्चे को उसके मम्मी पापा क्या सिखाते हैं, सम्मान करो, बेटा बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई बात समझने की हो, सुधारने की हो तो बेटा सुधार करियो। तो मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि आप सब मुझसे एक्सपीरियंस में बड़े हो और मैं जितना आपसे सीख सकूँ सीखूंगा। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन वहाँ उस चीज़ को कमजोरी में ले लेते हैं, वहाँ इस चीज़ को इसमें ले लेते कि तू ये कोई गेम नहीं खेल रहा। अरे भाई गेम क्यों खेलना है, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आए हो क्या?
रियल लाइफ में मैं तो नहीं खेलता किसी के साथ गेम। ऐसे ही फिर क्या नाम, गौरव भाई से कहते थे कि आप क्या करते हो, वो कह रहा मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्यों बदलूँ क्यों। अगर गेम के लिए आप बदल गए और आप जो नहीं हो वो आप अपने आप को नेशनल टेलीविज़न पे दिखा रहे हो, तो वो तो फिर मुझे फर्जीवाड़ा लगता है। मैं ऐसा ही हूँ भाई, और उसी की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, अब तक सपोर्ट करते आए हैं। तो फिर मैं ये 3 महीने के लिए अपने आप को ऐसा बदलता क्यों फिरूँ जो मैं हूँ ही नहीं। गेम में बहुत अच्छा नहीं करूँगा, नहीं करने दो, कोई बात नहीं। मैं ज़िंदगी में अपने आप बहुत अच्छा करे बैठा हूँ और लोगों को लगता है कि हाँ तुम कर रहे हो। जब मैं ऐसा ही पसंद हूँ लोगों को, तो मैं वहाँ अलग क्यों बनूँ भाई। मैं नहीं बना। आपको क्या लगा, मतलब मैं थोड़ा सा उस तरफ भी जा रहा हूँ, बिग बॉस की तरफ भी जा रहा हूँ। आपको क्या लगा जब आप बिग बॉस की बात करते हैं और आप बहुत बहुत ईमानदारी से बात करें, मृदुल, वो आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि जिन लफ्जों का इस्तेमाल फर्जीवाड़ा क्यों करूँ भाई, जो आत्मा से हूँ, माँ बाप जो सिखाते हैं। जी जी। आपको कौन लगा बहुत बड़ा फर्जी जब बिग बॉस की मैं बात करता हूँ तो? भाई फर्जी तो देखो, जो जो लोग लगे वो सबको ही लगे। नहीं मतलब आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है कि यार ये दिखावा क्यों, मतलब जो आप हैं आप वो रियल में क्यों नहीं, कि आप जब आप उस घर से भी बाहर निकले तो एक दूसरे से ताल्लुकात रहे। ऐसे कौन से लोग लगे आपको कि घर से निकलने के बाद शायद दुआ सलाम ना हो? मैंने उस शो में भी बोला था कि ये लोग भी शायद अपनी रियल ज़िंदगी में अच्छे ही होंगे, लेकिन यहाँ पक्का कुछ ना कुछ ओवर कर रहे हैं जो ये शायद ना हो। और वो हुआ भी, वो मैंने बाहर आके भी देखा, क्योंकि वो वहाँ ना गेम के तरीके चल रहे कि ये गेम चल रहा है तो इस तरीके से यहाँ ऐसे ही एक्ट करो। कोई बात तुरंत मानने की हो ना तो वो माननी नहीं, उसे सुलझाओ मत, उस बात को उलझा दो, जिससे पूरे दिन कुछ ना कुछ उस टॉपिक पे बात होती रहे, आप हाईलाइट बने रहो। ये करने की कुछ लोगों की आदत थी। और 1-2 लोगों से मैं, वैसे तो मैं सारे इंटरव्यू में खुल के ही बातें कर रहा था, लेकिन अभी मेरी ऐसी कोई बात हो गई थी किसी से, तो मैंने बोला, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपका नाम जुबान पे भी नहीं लूँगा, मुझे पसंद ही नहीं। मैंने कहा आपको मैं भूल ही चुका हूँ, ठीक है, जिनको भूल चुके हो। हाँ, तो ऐसे 2-3 लोग हैं, कुछ महिला मित्र थी मेरी ऐसी उसमें अंदर है। मित्र भी क्या ही कहूँ, मतलब बस साथ में थे हम। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ठीक है, आज के बाद ना मैंने कहा आप जो इधर उधर फैला रहे, गेम था, हो गया ख़त्म। मुझे ना किसी के, आपके सब में से किसी की बुराई करने की आदत तो ना करनी। आप नतालिया का जिक्र कर रहे हैं क्या? आपको इतनी नहीं, नतालिया तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब जो आपको इस तरह की बातों में बाहर आने के बाद भी इस तरह की बातों का माहौल बना रहे हैं कि आपके और उनके बीच कुछ है? नहीं, मेरे उनके बीच कुछ नहीं है कि अंदर मैंने ये देखा, तुमने ये कहा था। मैंने कहा किसने किसके बारे में नहीं कहा है ना। मैं बाहर आया हूँ तो जीके के बारे में कोई कुछ कह रहा है, मेरे पीठ पीछे कभी कुछ और बोल रहे थे, अंदर कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। अंदर बेडरूम में मेरे से कोई और बातें कर गए हैं, गार्डन एरिया में बैठे हुए तो कुछ और बोल के आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें चलती थी, पर मैंने कहा अब ये जो गेम है ख़त्म हो गया ना, हो गई ना सारी चीज़ें, सबने अपना अपना कर लिया, अब सब बाहर आ गए तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्या इन फालतू बातों में रखा हुआ है। तो बस उसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अब बिग बॉस ख़त्म, तुम लोगों की बातें भी ख़त्म। आगे क्या प्लानिंग है? क्या इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, एक्टिंग की तरफ रुख करना है? क्योंकि आपका बहुत सारा कंटेंट एक्टिंग के लिहाज से ही आता है और ये जर्नी भी एक्टिंग के लिहाज से रही। भाई मैं सच बताऊँ तो मैंने जो चीज़ें प्लान करी थी ना, उनसे बेहतर चीज़ें परमात्मा ने मेरे लिए अपने आप प्लान करके रख दी और उनमें मैं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि गो विद द फ्लो, जो चल रहा है ना, मैं उसमें जो चीज़ मेरे पास आ जाती है मैं उसको बड़ी ईमानदारी से और अपना मन लगा के करता हूँ, फिर उसमें मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मैं खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं कर रहा कि ये करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों में मेरी इच्छा है कि मैं अपने यूट्यूब पे अच्छा काम करूँ। जो लोग मुझे देखते हुए आए हैं, 2-2.5 करोड़ लोगों ने, करीब 20-21 मिलियन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे अलग, यूट्यूब पे अलग। तो मैं उन लोगों को एक बेहतर अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और क्वालिटी बढ़ाऊँ, प्रोडक्शन क्वालिटी की थोड़ी और अच्छी करूँ। तो अभी मेरा फोकस उस चीज़ पे है और खुद को कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। इनको मैं पसंद आता हूँ, इनके लिए मैं अच्छा हूँ, इनके परिवार के बच्चे जैसा हूँ, लेकिन मैं और ऐसे कौन से काम कर सकता हूँ अपने समाज के लोगों के लिए, अपने लोकल, अपने एरिया के लिए, या फिर हिंदुस्तान में कहीं भी जहाँ जिसके मैं काम आ सकूँ ना। मुझे लगता कि मैं अब ऐसा कुछ करूँ कि उन्हें लगे कि हाँ, हमने जिस लड़के को सपोर्ट किया था तो वाकई में हमने ये करके बहुत अच्छा काम किया। मैं अच्छे काम ही करना चाहता हूँ, जितना मुझसे अच्छा हो सके मैं वो करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती है तू बहुत कुछ अच्छा करे ना करे मत करियो, पर कुछ ख़राब मत करियो। तो मैं कहता हूँ कि यार बस गलत ना हो मुझसे कुछ भी, 2 काम अच्छे कर सकूँ तो वो करूँ। मैं आखिरी के 2 सवाल पूछूंगा और मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। क्या आप जिस तरह की आपकी आस्था है, जिस तरह की आपकी माता जी का आप जिक्र करते हो, हमेशा मैंने देखा बहुत अटैचमेंट है आपका फैमिली के साथ, तो क्या सोनू सूद की राह पे चलना है?
सोनू सूद, मैं सोनू सूद की राह की वजह इसलिए कह रहा हूँ, जब आप कहते हैं मुझे अपने लोगों के लिए करना है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया संवारनी है, जिस तरह से सोनू सूद ने एक मकाम पे पहुंच के बहुत से लोगों के कोरोना से लेकर अब तक वो मतलब बहुत कुछ उन्होंने समाज के लिए किया। वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ भाई, बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, कभी फ्यूचर में अगर कुछ करने लायक रहा तो मैं आपको इन सब चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ के काम करता हुआ दिखूंगा। और सच बताऊँ तो मुझे ना ये चीज़ खुशी देती है, मतलब हर इंसान को एक कोई चीज़ होती है ना जो उसे करने के बाद में खुद में अच्छा लगता है। मुझे वाकई में, और मेरे पिछली चीज़ों से आप लोग देख भी सकते हो, मुझे वाकई में लोगों के बीच में रहना सबसे, और ग्राउंडेड रहना, मुझे हवाबाजी आ जाए ना जिसमें, मुझे ना वो इंसान पसंद, ना मैं अपने आप में कभी हवाबाजी लाना चाहता। बहुत चीज़ें ऐसी भी करके जो मैं अब तक भी कर चुका हूँ, वहाँ तक ही लोग करने के बाद में एक ना बौखला जाते हैं। और मैंने कई चीज़ करने के बाद मैं सबसे पहले तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं कभी अभिमान ना आए। बाबा हमेशा मुझसे यही कहते आए कि रावण के पास सोने की लंका थी बेटा, हर चीज़ थी, ठीक है, काल को अपने घर में पार्टी में बांध के रखता था, ठीक है, और क्या नहीं था उनके पास में, लेकिन सिर्फ अहंकार जो था वो गलत था। तो अहंकार ना आए, बाकी लोगों के लिए काम करता। जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और अचानक से आपका इविक्शन हो, वो भी समझ में नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी तमाम लाखों करोड़ों में लोग हैं यार आपको मोहब्बत करने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसी की वजह से बाहर आके बोला था, क्योंकि सारे लोग अनफेयर इविक्शन के लिए जब बोलने लगे तो मैंने कहा एक चीज़ के तौर पर देखा जाए तो वाकई में अनफेयर इसलिए है क्योंकि मेरी ही जब एंट्री करवाई जा रही है तो जनता से पूछा गया है, तो मतलब एक तरीके से तो मैं जनता के द्वारा भेजा हुआ लड़का हूँ। सही बात। फिर जब मुझे बाहर भेजा जा रहा है तो उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा, फिर ये 4 लोग 50 लोग आके क्यों डिसाइड कर रहे हैं? तो इस वजह से लग रहा था। और सेम पैटर्न पे काम करूँ ना पूरे घर में, स्टार्ट से लेके एंड तक, हर इंसान को जिसके वोट कम आते थे, पूरी दुनिया जब वोट करती है, पूरा हिंदुस्तान जब वोट करता है, उसके हिसाब से निकाला गया। सिर्फ अकेला एक ही लड़का ऐसा क्यों उस घर में बनाया गया कि जिसको 50 लोगों से वोटिंग करवाई जाएगी? मेरी एंट्री पे जब पूरा हिंदुस्तान फ्री था वोट करने के लिए, तो मेरे ये चाहिए मेरे एग्जिट पे 50 लोगों ने करा ना, वो थोड़ा लोगों को लगा। पर मैंने फिर उसके बाद भी ये बोला कि अब हो तो गया ही हूँ ना, बाहर हो गया हूँ। एक भाई है मेरे घर में अंदर, उससे मैं कह के आया था कि भाई मैं जितनी कोशिश करूंगा उतनी करूंगा तेरे लिए, पूरी मेहनत करूंगा। वो मैंने करी क्योंकि मैं चाहता था। भाई का नाम भी तो बता दो यार। गौरव खन्ना। और मैंने पूरी करी, लोगों को दिखा भी। मैं जिस दिन फिनाले था, मैं उस दिन अपनी टीम को फ़ोन कर रहा था, मैंने कहा मैं अंदर जाऊं और जब बाहर निकलूं तो गौरव खन्ना के हाथ में ट्रॉफी होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा गौरव भाई जीतेगा, तो मैंने कहा दिखाना है कि अगर मैं भाई बनाऊंगा या भाई किसी को बोलूंगा तो उसके सपोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ। तो मैं गौरव भाई के लिए ऐसे वोटिंग कर रहा था। आपने देखा होगा उन दिनों फिनाले पे मेरी रात को मैं 60 बजे जाकर एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं प्लीज़ गौरव भाई को सपोर्ट करना। और जब वो जीते तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चल यार ठीक है, स्टार्ट मैं जीत के आया था जब बाहर जा रहे तो दूसरा भाई जा रहा है, अच्छा लगा बहुत। एक्टिंग का मौका मिला तो करेंगे आप? हाँ भाई, मैं एक्टिंग तो अपने यूट्यूब पे भी मैं अपनी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। फिल्मों, बिल्कुल भाई, मैं कह तो रहा हूँ जो भी चीज़ मुझे बेहतर इंसान बनाए, मेरे लोगों को अच्छी लग रही हो, मैं वो सारी चीज़ करूँगा भाई। ऐसा कुछ कई बार इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता पूछता नहीं है, कुछ ऐसा मन में जो आपको कहना है और जो मैंने पूछा ना हो, आप कहना चाहते हो मृदुल? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो एकदम ऐसे सडन तो मुझे भी याद नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग देखेंगे इसको, ये इंटरव्यू कहाँ कहाँ जाएगा, एक चीज़ जो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि जो लोग भी सोशल मीडिया को देख के या मुझे देख के या और लोगों को देख के सोच रहे हो ना कि अब तो सिर्फ सोशल मीडिया पे कूद पड़ो, मैं सब कुछ पाके जो जो मैंने चीज़ें सोची थी वो मुझे मिली। मैं अपने हिसाब से काफ़ी बेहतर कर रहा हूँ आप सबकी आशीर्वाद से। लेकिन जो बच्चे ये सब करना चाह रहे हैं ज़रूर करें, पढ़ाई ना छोड़ें। मैं सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ एक चीज़ को मिस करता हूँ ना कि मैं पढ़ाई और करूँ। और मैं वाकई बता रहा हूँ कि मैं अब करने वाला हूँ। पहले जो मुझे बुरी लगती थी ना कि कब ये 12th ख़त्म हो जाए और मैं इसको छोड़ूँ और बस मैं तो अपनी ज़िंदगी में काम लगूँ, झंझट जैसे हर बच्चा सोचता है। पर मैं कह रहा हूँ वाकई में आपको पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। आप एक और 2-4 साल पढ़ाई में दे दो, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी पढ़ी हुई है ना, कुछ भी करते रहो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। वो जो ग्रेजुएशन है आपकी, वो आप ज़रूर करो, ज़रूर शिक्षित बनो। तो मैं यही कहूँगा कि हर बच्चे को ना पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, उससे मत चिढ़ो, बाद में ना बड़ा पछतावा होता है। मैं आज अपने अंदर किसी भी चीज़ की सिर्फ कमी फील करता हूँ
तो यही कि मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता और मैं वो अब कर रहा हूँ। मैंने कुछ सोचा हुआ है, मैं लॉ करने की सोच रहा हूँ और मैं उसमें एडमिशन भी ले रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और समाज को और बेहतर से जानूँ और शिक्षित इंसान बनूँ, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी। आप ज़िंदगी में हर जगह मात खा सकते हो, लेकिन अगर आप शिक्षित हो तो आप कभी मात नहीं खा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल हमसे बात करने के लिए, और इतना अच्छा और इतना इंपॉर्टेंट पैगाम मुझे लगता है कि शायद आपके अलावा कोई दे नहीं सकता। इतने सारे लोग बिग बॉस की दुनिया से आते हैं, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं और आप ये बताते हैं, इतने विनम्र होकर बताते हैं कि हाँ ये मेरे से गलती हुई, आप लोग ना करना, काबिले तारीफ यार। हेड्स ऑफ, बहुत बहुत लाजवाब। क्योंकि बहुत अभी फिर लोग देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपको बताऊं, क्योंकि लोग ना, बच्चे, नई जो जनरेशन है वो ये देख के पढ़ाई छोड़ रही है कि यार एक लड़का जो पढ़ा भी नहीं है, उसके पास हर तरीके की गाड़ियां, इतने सब्सक्राइबर है, लोग प्यार कर रहे हैं, तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। भाई ये सिर्फ मेरे साथ हो गया है, ये 140 करोड़ लोगों में से 40 लोगों के साथ हो गया होगा, 1400 लोगों के साथ हो गया होगा, 40,000 लोगों के साथ हो गया होगा। आपके साथ नहीं हुआ तो आप दोनों चीज से हाथ धो बैठोगे, ना काम ही में सक्सेस हो पाओगे और पढ़े लिखे होगे नहीं तो कुछ और नहीं कर पाओगे। पहले अपनी पढ़ाई, एजुकेशन पे ध्यान दो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। मैं लोगों को ना गलत गाइड नहीं करना चाहता कि नहीं भाई यूट्यूब ही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये है अच्छा, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप 1000 बार ट्राई करो भाई। मेरे से कोई मदद हो सके मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा, 4 बातें आपको समझाऊंगा, सिखा ही दूंगा यूट्यूब के बारे में या फिर सोशल मीडिया के बारे में जितनी पता होंगी। लेकिन पढ़ाई पे पक्का ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आखिरी सवाल फिर मैं डन, प्यार के मायने क्या है आपके लिए? भाई मेरे लिए तो प्यार, सब कुछ मेरे लिए प्यार ही है, क्योंकि मैं मुझे भी सब प्यार ही करते हैं, और मैं पूरा प्यार से जुड़ा हुआ ही आदमी हूँ, और मैं वही कमाना चाहता हूँ बस। उससे ऊपर कोई चीज़ है नहीं मेरे लिए। एक कहते हैं ना पैसा और प्यार, तो मेरे लिए प्रायोरिटी प्यार ही है। निजी जिंदगी में प्यार हुआ है कभी? हाँ भाई, अपने मम्मी पापा से हर रोज़ हो गया, लेकिन वो मना कर देती है कि अभी अब मैं बहुत छोटी हूँ तो कैंसिल हो जाता है पर हो जाता है प्यार भी। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। जय श्री राम।